हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सेल टाइप, सेल ऑर्गन का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्लैंड्स की बात करें, देखो ग्रंथियों की अगर अपन बात करें तो ग्रंथियाँ विभिन्न टाइप की होती हैं। पर इससे पहले हम देखेंगे कि ग्रंथियों की इसकी खोज वगैरह, इसका शब्द और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो इसका जो अध्ययन होता है वो किस में क्या 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 कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें हम ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्लैंड्स की डेफिनेशन की बात करें कि शरीर का कोई अंग या ऊतक या फिर कोशिका जो किसी पदार्थ का स्त्राव करती है वह ग्रंथि कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन या किसी प्रकार कोई पार्ट जिसके द्वारा कोई केमिकल या कोई भी किसी प्रकार का हार्मोन रिलीज हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लैंड्स के भाग में ही आता है, ठीक है। अगर हम ग्लैंड्स के जनक की बात करें तो इसके जनक है थॉमस एडिसन, ठीक है। थॉमस एडिसन को ग्लैंड्स का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्लैंड्स के प्रकार की बात करें तो ग्लैंड्स के प्रकार दो तरह से होते हैं। एक तो कोशिकी संरचना के आधार से होता है, दूसरा उनके स्त्राव के आधार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका स्त्राव के आधार पर, कोशिका संख्या के आधार पर, सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकीय संख्या के आधार पर वर्गीकरण। कोशिकीय संख्या के आधार पर वर्गीकरण ये दो प्रकार का होता है। एक तो एक कोशिकीय जिनके द्वारा रिलीज होना, और दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में सिर्फ एक गोबलेट सेल आती है, गोबलेट से जिसे चूसक कोशिका कहते हैं, जिसके द्वारा म्यूकस या सलाइवा का स्त्राव होता है। जो कहाँ होती है? वह हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसके अलावा बहुकोशिकीय में जितनी भी सेल्स जितनी भी पाई जाएगी सेल, वो किस में आ जाएगी? बहुकोशिकीय ग्रंथि में आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमने देखा था कोशिकीय आधार पर दो प्रकार का होता है, तो एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। नेक्स्ट हम देखेंगे स्त्रावण के आधार पर। स्त्रावण के आधार पर देखें, स्त्रावण के आधार पर तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की हमने देखा हुआ है, एक तो बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। बहिस्त्रावी की अगर अपन देखें, अगर ऐसे अपन ट्रिक के हिसाब से देखें तो यानी कि ग्लैंड कोशिका उत्तक, ग्लैंड कोशिका उत्तक से क्या होगा? स्त्राव होगा। स्त्राव में एंजाइम रस होगा। अगर जिस भी ग्रंथि या कोशिका या फिर किसी भी अंग में एंजाइम हो या रस हो, रस मतलब पाचक रस, पाचक रस हो, वह ग्रंथि क्या कहलाएगी? बहिस्त्रावी होगी, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन तो अलग है, लेकिन एक तरह से हम जैसे कि अगर हम डायरेक्ट ही निकालना चाहे कोई भी ग्रंथि का नाम जिसमें अगर पाचक रस हो, ठीक है, एंजाइम हो, ठीक है, तो वो कौन सी होगी? बहिस्त्रावी ग्रंथि होगी। इसके अलावा जिस ग्रंथि में हार्मोन हो, जिस ग्रंथि में हार्मोन रिलीज हो रहा हो, जिस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन रिलीज हो रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। और जिस सेल के द्वारा या जिस ग्रंथि के द्वारा या कोशिका के द्वारा एंजाइम या हार्मोन दोनों रिलीज हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी, ठीक है। ये तो है अपने मतलब एक तरह से जुगाड़ के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से। अगर हम डेफिनेशन देखें इनकी, तो डेफिनेशन ये होगी, बहिस्त्रावी ग्रंथि की बात करें कि इन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं तथा ये अपने स्त्राव को नलिकाओं द्वारा बाहर स्रावित करती है। कहने का मतलब है इन जो ये ग्रंथियाँ होती हैं इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, और नलिकाओं के द्वारा
अपने जो भी एंजाइम होता है, जो भी रस होता है या फिर जो भी हार्मोन होता है, उन सबको रिलीज करती है। तो बहिस्रावी वही ग्रंथियाँ होगी जो बाहर की तरफ निकलती है, जैसे कि त्वचा ग्रंथि, त्वचा से पसीना निकल रहा है, श्वेत ग्रंथियाँ, ये सब इसमें आएगी। ठीक है। लाल ग्रंथि यानी कि इनमें नलिकाएँ पाई जाती है, जिन नलिकाओं के द्वारा जो भी केमिकल रिलीज होता है वो बाहर निकलता है, लार मुँह से बाहर निकल रही। यकृत, पाचक ग्रंथियाँ, देखो हमने यहाँ पढ़ा था पाचक रस, देखो इन सब में एंजाइम मिल रहे हैं, लार में एंजाइम, यकृत में एंजाइम मिलेगा आपको देखने को। इसके अलावा पाचक ग्रंथियों में भी एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो ये सब किस में आएगी? बहिस्रावी में आती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सिर्फ एंजाइम या रस रिलीज होगा, या फिर कोई भी किसी प्रकार का केमिकल मान लो बहिस्रावी ग्रंथि में। ठीक है। उसी प्रकार अंतस्रावी की बात करें, अंतस्रावी की बात करें यानी कि नलिका रहित, नलिका विहीन होती है और अपने स्राव को सीधे रक्त में ट्रांसफर करती है। यानी कि देखो बहिस्रावी तो नलिकाओं द्वारा बाहर निकल रही थी, जैसे अश्रु लार हो गया, पसीना हो गया, यही होगी। इनमें क्या होगी? नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है। और इनके द्वारा हार्मोन सेक्रेस होता है या रिलीज होता है, जो कहाँ होता है? सीधे रक्त में होती है। हमने क्या पढ़ा था उस दूसरी चीज़ में कि बहिस्रावी से एंजाइम, रस या कोई किसी प्रकार का केमिकल रिलीज होगा, अंतस्रावी से ओनली सिर्फ हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो अंतस्रावी जो शब्द दिया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लोड बर्नाई नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतस्रावी शब्द दिया था। ठीक है। इसके बाद हम देखें मिश्रित ग्रंथि, जिसका अधिकांश भाग बहिस्रावी, कुछ भाग अंतस्रावी होता है। तो ये क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि। इसमें मुख्य तो कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। और कुछ बुक में आपको ये जननांग भी देखने को मिलेंगे, जो किस में आएंगे? मिश्रित ग्लैंड्स में आते हैं, जननांग वृषणवंडा से। अब हम बात करते हैं हार्मोन की, क्योंकि देखो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो एक बार हार्मोन की भी चीज़ देख लेते हैं। देखो हार्मोन की अगर अपन देखें कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, वह सूक्ष्म मात्रा में उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसे हार्मोन कहते हैं। ठीक है। हार्मोन की अगर अपन बात करें तो हार्मोन जो शब्द दिया था, अगर इसकी बात करें, हार्मोन शब्द दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टार्लिंग। इन्होंने हार्मोन शब्द दिया था और उन्होंने डेफिनेशन भी बताई कि हार्मोन एक उत्तेजक पदार्थ है। ठीक है। हार्मोन क्या है? एक उत्तेजक पदार्थ है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो हार्मोन के जो कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन का कार्य क्या है? एक तो उत्तेजित करना, दूसरा अगर हम देखें यह जल में विलय होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें, जल में विलय होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के होते हैं हार्मोन, या प्रोटीन या स्टेरॉइड अपन बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और देखें, ये विसरणशील होते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करें हार्मोन की। सबसे पहले प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? प्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। ठीक है। और इसकी खोज की अगर अपन बात करें तो इसकी खोज की थी स्टार्लिंग व बैलिस द्वारा। ठीक है।
दूसरा ये एक और मुख्य चीज़ है कि जिस हार्मोन को संग्रह किया जा सकता है वो कौन सा है, थायरोक्सिन T3 T4। ठीक है, प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है और जिसे संग्रहित किया जा सकता है वो थायरोक्सिन है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पीयूष, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, अंडाशय और पैराथायराइड ग्रंथि। तो हम इसमें सबसे पहले पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं। तो वो पीयूष ग्रंथि का ये डायग्राम था। पीयूष ग्रंथि का ये भाग अग्र होता है, ये मध्य होता है, ये पश्च होता है, ये बीच का जो मध्य भाग होता है। अगर मुख्य देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र भाग और पश्च भाग। ठीक है, और ये जो भाग होता है ये इसके पिंड के रूप में गिना जाता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि पीयूष ग्रंथि के पिंड कितने होते हैं, 3, अग्र, मध्य व पश्च। ठीक है, इसलिए इसके पिंड की बात आए तो 3 होंगे। अगर मुख्य भाग की बात आए तो 2 ही भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अग्रभाग और मध्य भाग दोनों को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइसोसिस। ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे न्यूरोफाइसोसिस, एड्रेनोन्यूरोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि की अपन बात करें, देखो अगर हम पीयूष ग्लैंड्स की बात करें, पीयूष की बात करें तो इसके अग्रभाग और पश्च भाग होता है। अग्रभाग व पश्च भाग होता है। अग्रभाग में हम डायग्राम से दर्शाया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं जिन्हें दर्शाया गया, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडियर, पार्स ट्यूबलिस। पश्च भाग में आपको देखने को मिलेगा मीडियम इमिनेसेंस और इनफंडिबुलर और पार्स नर्वोसा। इसके 3 पिंड होते हैं। अगर हम पिंड की बात करें तो पार्स डिस्टेलिस, दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये 3 पिंड होते हैं, एक तो हो गया पार्स डिस्टेलिस, दूसरा हो गया पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये दोनों पिंड जो होते हैं ये तो अग्रभाग होता है और ये मध्य भाग होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपो एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अग्र व मध्य भाग मिलकर एडिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो ये जो इसका भाग का जो निर्माण होता है भ्रूण के मुखीय भाग से होता है। भ्रूण के मुखीय एक्टोडर्म से उत्पन्न भाग, भ्रूण के मुखीय एक्टोडर्म से उत्पन्न भाग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरे पिंड की बात करें, तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, इसे इसे हम बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। यानी कि अग्र वाले भाग को अपन बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्च वाले भाग को अपन बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है,
ये इसका जो अगर उत्पन्न की बात करें तो भ्रूण के तंत्रिकीय एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। एक चीज़ ये भी लिख लो नोट करके कि मानव में पीयूष में अग्र व मध्य पिंड पूर्णतः परस्पर समेकित होते हैं। ठीक है, ये हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में देखा है। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें तो भाग की बात करें तो 2 भाग होते हैं, अग्रभाग पश्च भाग। अगर इसी पिंड की बात करें तो 3 पिंड होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। यानी कि अगर हम डायग्राम से देखें अग्र मध्य भाग है, ठीक है। और ये जो 3 भाग मैंने बताए हैं आप लोगों को कि पीयूष के अग्रभाग के, इस अग्रभाग के कौन कौन से भाग है। एक तो पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स डिस्टेलिस जो सबसे अधिक विकसित भाग होता है। इसके अलावा पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स इंटरमीडिया ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। और पार्स ट्यूबरलिस ये वाला तीसरा भाग हो गया, ठीक है। अग्रभाग के मध्य भाग के वैसे मीडियम इमिनेंस ये वाला पार्ट हो गया, इनफंडिबुलर ये हो गया, पार्स नर्वोसा ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि अग्रभाग और इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच का पार्ट होता है ये वाला मध्य भाग, दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, एडिनोहाइड्रोफाइसिस, ठीक है, एडिनोहाइड्रोफाइसिस, ठीक है। इसके अलावा पार्स नर्वोसा ये कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी पिंड की बात करें तो 1, 2 और ये 3 होते हैं। अब पढ़ेंगे अब पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँ कि पीयूष ग्रंथि से हमने मुख्यतः पढ़ते ये है कि पश्च ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन एक तो ऑक्सीटोसिन है, दूसरा एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये पश्च भाग से नहीं निकलते, ये कहना गलत है, क्योंकि ये जो निकलते हैं ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होते हैं और हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होकर पार्स नर्वोसा वाले पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं और फिर जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हार्मोन पश्च भाग से रिलीज होते हैं। तो हम मुख्यतः पढ़ते हैं, लेकिन अगर इंटरनली डिटेल के बारे में देखें तो ये रिलीज हो रहे हैं किससे, हाइपोथैलेमस से, जो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, पार्स नर्वोसा जो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, ठीक। पीयूष ग्रंथि की अगर अपन देखें, देखो पीयूष की अगर अपन बात करें तो इसे हाइड्रोफाइसिस सेरेबाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी हार्मोन का नियंत्रण करती है। स्थित की बात करें तो भाई कहाँ पर पाई जाती है, ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे, यानी कि जो ब्रेन होता है उसकी हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है ये हाइपोथैलेमस होता है, इसकी रूफ के नीचे एक मटर के दाने के आकार की संरचना में पाई जाती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक है। इसके अलावा कपाल की स्पिनोइड अस्थि की एक गुहा होती है जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। हमारा जो कपाल होता है तो उसकी जो एक गुहा होती है उसे बोलते हैं सेला टर्सिका में ये स्थित होती है। उत्पत्ति की बात करें तो कैसी होती है, उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, हमने पढ़ा ही था कि 2 भाग, अग्रभाग पश्च भाग। अगर पिंड की बात है तो पिंड 3 है, ठीक है, ठीक है। और दोनों भागों से अलग अलग हार्मोन का स्त्राव होता है।
देखो पीयूष ग्रंथि के भाग, पीयूष ग्रंथि के भाग है, दो भाग है, अग्रभाग पश्च भाग। अग्रभाग से रिलीज हो रहे हैं जीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, पीएलएच हार्मोन, एमएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, और पश्च भाग से एडीएच और ऑक्सीटोसिन। लेकिन मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम पश्च भाग से रिलीज होना नहीं कह सकते, कहना गलत है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होते हैं और स्टोर कहाँ हो रहे हैं, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में। कौन से भाग में, पश्च भाग में, जिसमें भी कौन सा भाग है, पार्स नर्वोसा भाग है। वहाँ ये स्टोर होते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है, जब जब इनकी नीड होती है, ये हार्मोन रिलीज होते रहते हैं पश्च भाग से। जीएच हार्मोन की अगर अपन बात करें, जिसे अपन बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा ये बायोटेक्नोलॉजी से भी बनाया गया हार्मोन है, बनाया चुका है हार्मोन है, ठीक है। अगर इसे हम कार्य की बात करें, कार्य की बात करें तो कोशिका विभाजन का बढ़ाना, इसके अलावा संयोजी ऊतक की मात्रा में वृद्धि करना, ऊतक क्षय को कम करना, ऊतक क्षय को कम करना, पेशियों के विकास में मदद करना। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर, थायरोक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। देखो इस हार्मोन की कमी से और अधिकता से क्या होता है, बच्चों में क्या होगा, इसमें बौनापन होता है, जिसे अपन मिजेट कहते हैं, बोने को मिजेट, सर्कस वगैरह में देखे तो। और वयस्क में एक्रोमिया, एक्रोमिया रोग होता है। इसमें होता क्या है कि एज से पहले बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, ऊतक से बढ़ने से शीघ्र बुढ़ापा होता है, यानी कि ऊतकों में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। अधिकता से अगर अपन बात करें, अधिकता से बच्चों में शरीर महाकाय, यानी कि जिजेंटिज्म जिसे अपन बोलते हैं, जिजेंटिज्म, जिसमें शरीर महाकाय यानी कि भारी, काफ़ी सारा बड़ा सारा हो जाता है। और दूसरा हो जाता है अग्रतिकायता वय, ठीक है। अग्रतिकायता में क्या होता है कि ये होती है एक्रोमेगली रोग होता है। इसमें होता क्या है कि शरीर पतला हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसके अलावा चेहरे की बोन अधिक बड़ी हो जाती है, चेहरा क्रूप सा देने लगता है। इसके अलावा शरीर जो गोरिल्ला के जैसे दिखाई देने लगता है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एक रेसलर है इंडिया के, द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं, वो भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके चेहरे की हड्डी भी काफ़ी सारी लंबी है और हाथ पैर भी काफ़ी लंबे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अग्रभाग से निकलने वाला दूसरा हार्मोन देखा था TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्त्राव हेतु उत्तेजित करता है, ठीक है। तीसरे हार्मोन की बात करें ACTH, एड्रीनो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स को उत्तेजित करता है। FSH की बात करें, ये हम पीयूष के अग्रभाग से रिलीज होने वाले हार्मोन की बात कर रहे हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, देखो ये नर में भी देखने को मिलेगा और फीमेल में भी देखने को मिलेगा। नर में क्या करेगा, ये शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। शुक्र जनन नलिकाओं को, कहने का मतलब यह है कि शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, ताकि जिससे कि शुक्राणु का निर्माण हो सके, ठीक है। और यही हार्मोन मादा में क्या करेगा, ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे क्या अंडाणु का निर्माण होता है और अंडजनन क्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा था, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये भी मादा और नर दोनों में देखने को मिलेगा। मादा में क्या करता है, अंड उत्सर्ग को प्रेरित करता है, कार्पस लूटियम ग्रंथि को बनाने को प्रेरित करता है। देखो फीमेल में क्या करेगा, अंड उत्सर्ग यानी कि अंडा बनने के बाद अंड उत्सर्जन की क्रियाओं को प्रेरित करता है। इसके अलावा कार्पस लूटियम जो प्रोसेस होता है, कार्पस लूटियम में ग्लैंड का निर्माण होता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, बनाने को प्रेरित करता है और प्रोजेस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। नर की बात करें, नर में क्या करता है, ये LH यानी कि लूटिनाइजिंग हार्मोन
अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल को उत्तेजित करता है, जिससे नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। अतः नर में लुटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH कहते हैं, यानी कि अंतराली कोशिका उद्दीपक हार्मोन, यानी कि इंटरनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। इसके बाद हम पीएच प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसकी बात करें, इसे हम मेमोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। इसका कार्य क्या है? स्तनों के विकास को प्रेरित करता है या प्रेरित करना, प्रसव के बाद दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना, पेरेंटल केयर की भावना का प्रेरक होता है या विकसित करता है। पेरेंटल केयर का मतलब क्या था कि माता पिता का पुत्रों में उनकी भावना का विकास होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, पक्षियों में जब अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को वह अपनी चोंच से दाना खिलाते हैं तो ये भावना का विकास कैसे हो रहा है? इस हार्मोन की वजह से हो रहा है। यानी कि माता पिता का बच्चों के प्रति जो फीलिंग आती है या भावना जो उत्पन्न होती है बच्चों की, वो किसके द्वारा होती है? पीएच हार्मोन के द्वारा होती है। पक्षियों में मिल्क क्रॉप के स्राव का प्रेरण करते हैं। MSH, देखो ये MSH एक तरह से कह सकते हैं, इस तरह से ये एक अवशेषी हार्मोन भी बोल सकते हैं इसे एक तरह से। जिसे आप MSH यानी मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह अग्रपाली के पार्श इंटरमीडिएट से स्रावित होता है, किंतु पक्षी व स्तनधारियों में इसका स्राव कम होता है। मेलानिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है, सरीसृप उभयचर में रंग बदलने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह त्वचा का रंग गहरा करता है। ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया इसमें? GH ग्रोथ हार्मोन देख लिया, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देख लिया, HCTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन देख लिया, FSH यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देख लिया, PLH प्रोलैक्टिन हार्मोन, MSH मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमने देख लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से रिलीज होने वाले हार्मोन। तो वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? अग्रभाग से तो हमने देख ही लिए, अब पश्च भाग से देखते हैं। पश्च भाग से हमें एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखने को मिलेगा, जिसे पिक्टोसिन या बर्थ हार्मोन कहते हैं। देखो, हम पश्चपाली से रिलीज होने वाले हार्मोन की बात कर रहे हैं। पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन, पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन है, पहला ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या पिक्टोसिन या बर्थ हार्मोन। इसके अलावा इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से हार्मोन हो गए? ऑक्सीटोसिन, पिक्टोसिन और बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन, इसके उपनाम होते हैं। देखो, इसके कार्य की अगर अपन बात करें
कार्य की बात करें, ये क्या करता है, दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। इसके अलावा प्रसव के समय गर्भाशय में कर्माकुंचन कराता है। ठीक है, जिससे प्रसव पीड़ा या लेबर पेन कराता है, जिससे प्रसव आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन का काम है। इसके उपनाम की बात करें, पिक्टोसिन बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडीएच, जिसे अपन बोल सकते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, एडीएच क्या करता है, यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके और क्या कार्य है, यानी कि जल का नियमन करता है। अगर हम इसकी कमी की बात करें, इसकी कमी से नेफ्रॉन में जल अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, जिससे मूत्र में पानी की मात्रा या मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे बहुमूत्रता या फिर पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, और यही क्रिया अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो जिससे यह 15 दिन या अधिक समय तक
होती है तो मनुष्य में डायबिटीज इंसिपिडस की बीमारी होने लगती है। मनुष्य में डायबिटीज इंसिपिडस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मनुष्य में डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। एक डायबिटीज होती है जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस वो होती है इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, वो डायबिटीज मेलिटस होती है। और ये डायबिटीज इंसिपिडस होती है एडीएच हार्मोन की वजह से। एडीएच हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी में जल का नियंत्रण करता है। इसके अलावा जल की मात्राओं को बनाए रखता है, यानी कि जल को एब्जॉर्बेशन का कार्य करता है। अगर जैसे कि ये एडीएच की मात्रा कम होती है तो हमारी बॉडी में क्या होगा? जल की मात्रा का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा और जल यूरिन के माध्यम से बाहर निष्कासित होता रहेगा और बार बार ये प्रोसेसिंग होती रहती है, तो मनुष्य में एक बीमारी हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये किन की वजह से होता है? ज़्यादा जैसे कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल, इन पदार्थों की वजह से होता है ज़्यादा। एडीएच विरोधी पदार्थ, एडीएच विरोधी पदार्थ जैसे कॉफ़ी, चाय, शराब। देखो, चाय अगर ज़्यादा पियेंगे तो पानी का एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है बॉडी में और इसकी वजह से भी बार बार यूरिन की मात्रा बार बार निकलती है, तो क्या पानी की कमी होने लगती है धीरे धीरे मनुष्य में। कॉफ़ी हुआ, शराब हुआ, ये सब क्या है? एडीएच विरोधी पदार्थ है, यानी एडीएच का विरोध करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात लिख लेते साथ ही साथ कि पश्चपाली का निर्माण, जो पश्चपाली होती है का पश्चपाली का निर्माण हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से होता है और इसी के द्वारा इसका नियंत्रण होता है, लेकिन अग्रपाली पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। अतः हाइपोथैलेमस को